everyone, welcome to Exam Total Lectures. This is part 21 of chapter 2, Structure of Atom of class 11. The topic we are going to cover in this part is line spectrum of hydrogen. In our previous videos हमने स्पेक्ट्रम की स्टडी की है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, देन बोहर मॉडल भी हमने देख लिया है. इन सभी वीडियोस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करके we'll study about the line spectrum of hydrogen. So what is the emission spectrum? Emission means emit out होना एनर्जी का. तो एक्सपेरिमेंट में we are providing the energy to the hydrogen molecule. They dissociate, टूटते हैं into the atoms एंड वो एटम्स एक्साइटेड होते हैं. एक्साइटेड होके कहाँ जाएंगे? अभी तक हमें पता है, बोहर मॉडल में भी हमने देखा, देयर इज अ न्यूक्लियस, बाहर एटॉमिक ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो ये एक्साइटेड होके कहाँ जाएगा? ये अपर ऑर्बिट में होगा. जब भी एनर्जी ज़्यादा होती है, एक्साइटेड होके वो अपर ऑर्बिट्स में चला जाएगा. एमिशन स्पेक्ट्रम में भी ये बात हुई थी कि एक एक्साइटेड एटम जिसमें एनर्जी ज़्यादा है और उसका इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है हायर ऑर्बिट्स में, तो वो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन निकल के इन्फिनिटी में चला गया, अदरवाइज अगर उसे एटम में रहना है तो अपनी एनर्जी को कम करना ही होगा. ठीक है, अदरवाइज वो एक्साइटेड ही रहेगा, वो स्टेबल एटम नहीं रहेगा. तो एनर्जी कैसे कम होती है? एनर्जी रिलीज होती है जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप पैक करता है लोअर ऑर्बिट्स में. ठीक है, कम एनर्जी के ऑर्बिट्स में जब ये जंप पैक करता है तो एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, जो कि डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी जिनकी होती है, पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, और यू कैन से कि फोटॉन्स निकल जाते हैं, इस फॉर्म में इस एनर्जी को रिलीज आउट करता है और वापस आ जाता है ग्राउंड स्टेट में. तो दिस इज द होल प्रोसेस विच टेक प्लेस. एंड ये जो रेडिएशन होती है ये हमें देगा एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आपको अब पता होगा. अगर नहीं पता तो ज़रूर वो वीडियो देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम की. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिट आउट होके जो आई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको जब देखा जाता है तो इस तरह से कुछ सीरीज निकल के आती हैं, यानी कि लाइंस निकल के आती हैं. दिस इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. आप देखेंगे फॉर्म में डिफरेंट ग्रुप्स की फॉर्म में ये लाइंस आती हैं. कुछ नेम्स भी यहाँ पे लिखे हैं, LYBA. तो इनको हम फर्दर अभी देखेंगे एग्जैक्टली ये क्या है. विजिबल यहाँ लिखा है. तो इस स्पेक्ट्रम के बारे में हमें यहाँ पे देखना है कि एग्जैक्टली ये क्या है. तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसको जब देखा गया तो एमिशन स्पेक्ट्रम, इसमें ट्रांजिशन होता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. एंड ये जो स्पेक्ट्रम देखा गया ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया? सबसे पहले ऑब्जर्व किया बाल्मर ने, जोहान्स बाल्मर ने. इन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले एंड इन्होंने देखा कहाँ? विजिबल रीजन में. उसमें विजिबल रेंज में जो स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया. सो देयर आर 5 मोर सीरीज जो उसके बाद डिस्कवर हुई, जिनको हम अभी देखते हैं. तो सबसे पहले हम बाल्मर सीरीज के बारे में अच्छे से देखते हैं एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज थी जो डिस्कवर हुई, जो ऑब्जर्व की बाल्मर ने. एंड ये ओनली सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो कि विजिबल रीजन में आती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी सीरीज विजिबल रीजन में है. सो बाल्मर सीरीज जो है द ओनली लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो कि अपेयर होती हैं विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में. बाल्मर ने इन सीरीज को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया और फॉर्मूला दिया 1/λ इज इक्वल टू R कांस्टेंट है 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला दिया बाल्मर ने. एंड 1/λ जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, जो कि वेव नंबर भी हम इसे कह देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/λ. एक दिस इज कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट. एंड 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n कि कौन सा नंबर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है. कैसे हम डिफाइन करते हैं n को. सो ये फॉर्मूला जो है बाल्मर ने सिर्फ विजिबल रीजन के लिए दिया था, लेकिन बाद में पूरे स्पेक्ट्रम को
स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट जो कि स्पेक्ट्रा को डिटेल में पढ़ते हैं, जोहान्स रिडबर्ग ने स्टडी किया और उन्होंने देखा कि ऐसा फॉर्मूला जो है, ये सिंपल सा फॉर्मूला नॉट ओनली फॉर द विजिबल रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि बाल्मर सीरीज के लिए नहीं होता, वो हम कर सकते, डिफरेंट जो भी जितनी भी लाइंस आती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसमें भी हम इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके यूज कर सकते हैं। सो ही नोटेड दैट ऑल द सीरीज ऑफ लाइंस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिलती है उसको हम इसी एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं और वो एक्सप्रेशन ये है 1/λ/h, यहाँ पे कांस्टेंट जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है, एंड n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, सेंटीमीटर इनवर्स है, दिस इज सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, पर सेंटीमीटर। यहाँ पे सेम लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब ये n1 और n2 क्या है? n1 है 1 2 3 ऑनवर्ड्स, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, एंड n2 जो है उसमें एक एक ऐड हो रहा है ऑनवर्ड्स, ठीक है, बिकॉज जंप करेगा हायर से, n2 हायर ऑर्बिट में होगा तो एक तो उससे आगे होगा ना, सेम ही ऑर्बिट में थोड़ी जंप करेगा तो हायर ऑर्बिट से लोअर पे करेगा, सो एटलीस्ट 1 तो ज़्यादा होगा ही। सो फॉर बाल्मर सीरीज के लिए तो n1 जो है वो 2 है, ठीक है, एंड n2 जो है मोर देन 2 है, इट इज 3 4 5 सो ऑन। फॉर अदर सीरीज कैसे होगा, लेट्स सी। RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। लेट्स सी ये ट्रांजिशन होती कैसे हैं, इस n1 n2 को हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस है एटॉमिक हाइड्रोजन की। जब हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड की थ्रू द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हीटिंग, तो वो जंप करके सपोज 7 पे चला गया इलेक्ट्रॉन, 7th ऑर्बिट पे चला गया, 6th ऑर्बिट पे या 5th पे या 3rd पे या सो ऑन, जिस पे भी चला गया तो वो जंप करके ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा, ठीक है। ये नॉट ओनली 7 तक होता है, ये इन्फिनिटी तक हो सकता है, किधर भी चला गया। अगर इन्फिनिटी 0 के ऊपर अगर उसकी एनर्जी होगी फिर तो हमने पढ़ा है कि वो फ्री हो जाएगा, ठीक है, तो 0 के ऊपर की एनर्जी फ्री हो जाती है। तो सबसे पहले और सीरीज जो बाल्मर के बाद निकल के आई, पहले जो सीरीज निकल के आई, ये सभी सीरीज जो हैं इनका नेम जिन्होंने इनको ऑब्जर्व किया था उनके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि सीरीज है जो 7th से, जैसे कि 1 नंबर पे जो इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं 7 6 5 कितने भी हैं सो ऑन, अगर निकल के ग्राउंड स्टेट 1 पे आ रहे हैं सो दे आर नोन एज लाइमन सीरीज। नेक्स्ट बाल्मर सीरीज को तो हमने देखा है, उनमें ट्रांजिशन क्या होता है 2 पे आता है और ये विजिबल रीजन में होता है, जैसे बाल्मर सीरीज। अगर ट्रांजिशन होके आ रहे हैं 3rd पे, ठीक है, इन्फिनिटी से है, नॉट ओनली फ्रॉम द, तो इसे हम कहते हैं पैस्टन सीरीज। इसके बाद अगर ट्रांजिशन होके आ रहे हैं टू द 4th ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 4, तो इट इज नोन एज ब्रैकेट सीरीज, एंड अगर 5th पे आ रहे हैं दैट इज नोन एज फ्यून सीरीज। इसके अलावा हम्फ्री सीरीज भी ऑब्जर्व हुई हैं जो कि 6th पे आते हैं। सो दीज आर ऑल द सीरीज, एंड लेमन ने डिस्कवर किया था लेमन सीरीज को, बाल्मर ने किया था बाल्मर सीरीज को, पैस्टन सीरीज को ब्रैकेट ने ब्रैकेट, एंड फ्यून ने फ्यून सीरीज को ऑब्जर्व किया था स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन में। अब अगर हम इनकी वेवलेंथ देखें तो लेमन सीरीज जैसे कि है, हमने अभी पीछे देखा, ये कहाँ से है, इसका n1 क्या है 1, एंड n2 क्या है 2 3 4 ऑनवर्ड टिल इन्फिनिटी। सिमिलरली बाल्मर सीरीज में भी क्या होगा, 2 से इट इज 3 4 5 टिल इन्फिनिटी। स्पेक्ट्रल रीजन जो है लेमन का वो क्या रहता है, वो अल्ट्रा वॉयलेट रहता है, ठीक है, इसीलिए ये हमें नजर नहीं आती। एंड बाल्मर सीरीज का हमने अभी देखा, ये क्या रहता है विजिबल। अगर हम वेवलेंथ देखें लोअर वेवलेंथ क्या रहता है और अपर वेवलेंथ क्या रहता है, तो लोअर वेवलेंथ अल्ट्रा वॉयलेट रेंज में होता है, ठीक है, दैट इज, एंड अपर वेवलेंथ होता है 121.57 नैनोमीटर, 91.75 नैनोमीटर। सो दैट यू कैन सी हेयर कि जो स्पेक्ट्रल रेंज हमें नजर आता है वो अराउंड 91, दैट इज 100 नैनोमीटर, यहाँ पे 91 है, तो ये रेंज है लेमन सीरीज की स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में। नाउ वील सी अबाउट द विजिबल रीजन, दैट इज द बाल्मर सीरीज में कैसा रहता है, एंड वेवलेंथ को हम निकाल भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला जो अभी हमने देखा।
विजिबल रेंज के अकॉर्डिंग जो बाल्मर सीरीज का रहता है दैट इज 364.6 नैनोमीटर एंड अपर जो है दैट इज 656.3 नैनोमीटर। फॉर्मूला वही लगता है इसमें भी, दैट इज 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। लोअर द वेवलेंथ, आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लोअर द वेवलेंथ हायर द एनर्जी, तो हायर ऑर्बिट से आ रहा है तो n अगर हम इन्फिनिटी लेंगे, हाईएस्ट क्या रहता है इन्फिनिटी, तो इट विल बी 0, तो r/4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर है तो 1/लैम्डा क्या हो जाएगा, दैट विल बी r/4। और जब हम रिडबर्ग कांस्टेंट का यहाँ वैल्यू डालेंगे एंड 4 से डिवाइड करेंगे, लैम्डा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4/r। तो हम वैल्यू डालेंगे दैट विल बी 1.09677 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। इसे हम डिवाइड करेंगे, नैनोमीटर में है, ये आपका मीटर इनवर्स होता है, ठीक है, हमें नैनोमीटर में चाहिए, सो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 10⁻⁹। सो what answer will get 366.97 nanometer which is approximately equal to this. So like this हमने यहाँ पे n का वैल्यू इन्फिनिटी डाला। अब इसके लिए आप n की वैल्यू क्या डालेंगे, 3, ठीक है। फॉर दिस अपर वेवलेंथ के लिए n की वैल्यू हम डालेंगे 3 एंड वील गेट दिस आंसर। सिमिलरली आप यहाँ पे डिफरेंट सीरीज की सेम वैल्यू डाल सकते हैं। क्वेश्चन में n1 क्या होता है, 3 है, एंड दिस विल बी 4, 5, 6 onwards till infinity, and ये जो रीजन आता है दैट इज इंफ्रारेड रीजन। अब इसकी वेवलेंथ हम देखते हैं, अगर अभी भी नहीं समझ आया सेम फॉर्मूला हम पुट करेंगे, लैम्डा 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH 3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये सेम रहेगा बिकॉज n1 तो सेम ही रहता है, n2 बदलते रहते हैं ना, तो n2 जो है अगर आप 4 के लिए कर रहे हो तो 4 आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर 5 से आ रहा है इलेक्ट्रॉन 3 पे तो 5 लिखेंगे, 6 से आ रहा है तो 6। तो इसको आप सेम सॉल्व करेंगे, ट्राई टू सॉल्व इट, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डालिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ये रेंज आती है 820 नैनोमीटर से 1875 नैनोमीटर तक। देन वी हैव द ब्रैकेट, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 सो ऑन, एंड ये भी इंफ्रारेड रेंज में स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है। और इसके लिए वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, RH क्या रहता है, ये सेम होगा 4 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ओके। दिस इज फॉर द ब्रैकेट एंड इनका रेंज जो रहता है दैट इज 1458 नैनोमीटर टू 4051 नैनोमीटर। नेक्स्ट वी हैव द फ्यून। अब तक आपको ये समझ आ गया होगा एग्जैक्टली क्या है, 6, 7, 8 सो ऑन, ये भी इंफ्रारेड में ही होता है। एंड सेम अब हम इसमें क्या होगा, यहाँ 5 स्क्वायर होगा, सो ऑन, किससे आपका इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हाई टू लो। अब इतना याद रखिए कि लोअर वेवलेंथ जो है यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि हाई एनर्जी, तो लोअर में n2 बड़ा होगा, ठीक है, देन द अपर वेवलेंथ जिसमें n2 छोटा वाला लेंगे हम। सो फ्यून जो है दैट इज 2279 नैनोमीटर टू 7460 नैनोमीटर। देन हम्फ्री सीरीज में इट इज़ ये 1953 में ऑब्जर्व हुई थी, जबकि आप बाल्मर सीरीज कब हुई थी, ये 1805 में ऑब्जर्व हुई थी, ये 1953 में ऑब्जर्व हुई। लिमन 1906 से लेके 1914 तक काम चल रहा था इन सीरीज पे। सो ये इसमें 6 होता है, देन 7, 8, 9 टिल इन्फिनिटी, ये भी इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व होती हैं एंड इट इज 3.282 माइक्रोमीटर टू 12.37 माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे कन्वर्जन आप करेंगे, माइक्रो को कन्वर्ट करिए नैनो में। टेल द आंसर दैट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ हम्फ्री सीरीज। सो ये तो डिफरेंट सीरीज हो गई, किस तरह से ये ऑब्जर्व होती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ
हाइड्रोजन में। यहाँ से हमें रेंज पता लग गई वेवलेंथ की। बोहर मॉडल को यूज करके वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ बाय यूजिंग द बोहर मॉडल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकलती हैं वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। प्लैंक का जो एक्सप्रेशन है दैट इज E इज इक्वल टू h न्यू। न्यू हियर इज द फ्रीक्वेंसी। अब तक आपको सबको ये चीज पता होगी, h इज द प्लैंक कांस्टेंट। सो एनर्जी क्या होगी अगर हम न्यू फ्रीक्वेंसी को c बाय लैम्डा की फॉर्म में लिखें। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, लैम्डा, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। h इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, लैम्डा बदलता जा रहा है। तो अगर आपको लैम्डा पता है तो आप एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। बोहर मॉडल में एनर्जी क्या निकल के आई थी, नेगेटिव में 2me पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर E4 by n1 square h square. This is the energy of the electron which is revolving around the nucleus in a orbit. ठीक है, बोहर मॉडल के वीडियोस ज़रूर देखिए, उसमें हमने ये एनर्जी को डिराइव किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत इजी है टू डिराइव दिस, स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाता है। तो E1 क्या है, ये है, ठीक है। चेंज क्या क्या है, बहुत सारे तो कांस्टेंट ही हैं। चेंज है इसमें एक तो Z2 का, यानी कि ये Z क्या है, Z इज द एटॉमिक नंबर, एंड दूसरा चेंज जो होगा N1 का, यानी कि कौन सा ऑर्बिट है। बाकी सारे जो भी हैं वो सब कांस्टेंट हैं, उनका वैल्यू सेम रहता है। सिमिलरली N2 यानी कि जब ऑर्बिट ऊपर वाले किसी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन है तो उसमें भी Z तो सेम रहेगा, ठीक है। Z जो बदलेगा वो, जैसे हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसमें Z सेम रहेगा, आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपका N2 तो बदलेगा, ठीक है। जंप कर रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है। तो एनर्जी चेंज जब हम लेते हैं, दिस इज डेल्टा। ये जो ट्राइंगल है दैट you must be knowing, it is known as the delta and it tells you about the difference of the energy. इन दोनों में डिफरेंस है। जब ट्रांजिशन होता है एक न्यूक्लियस से अपर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो हर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होती है और हायर ऑर्बिट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए En2 माइनस En1, और ये एनर्जी याद रखिए, दीज यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब नेगेटिव साइन क्यों होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। सो ये एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, En2 की जगह यहाँ पे हम En2 का ये एक्सप्रेशन लिखते हैं और En1 की जगह En1 की एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो जो जो चीज़ें सेम हैं दोनों में उसको हम बाहर लिख लेते हैं आउट ऑफ द ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो बच गया है उसको लिखते हैं। तो एनर्जी डिफरेंस कितना आता है दोनों में, दैट इज 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सो यानी क्या है, ये एनर्जी हमें क्या बता रहा है कि एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी निकालेगा अपने अंदर से टू गेट बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये एनर्जी डिफरेंस हमें ये बताता है कि इतनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सो ये सारी जो भी एक्सप्रेस सिंबल्स लिखे हैं ये कांस्टेंट हैं। सो अभी हमें कैलकुलेट करना है द वेवलेंथ। रिडबर्ग कांस्टेंट को डिराइव करते हैं। वेव नंबर क्या होता है, दैट इज 1/λ, दैट इज इक्वल टू डेल्टा E बाय hc। ये आपको समझ आई एग्जैक्टली कहाँ से आया, बिकॉज E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ठीक है। अगर हम hc को यहाँ ले गए डिनोमिनेटर में E को हमने डिवाइड कर दिया hc से, तो यहाँ क्या बचा, दैट इज इक्वल टू 1/λ। सो 1/λ इज इक्वल टू डेल्टा E बाय hc हम लिख सकते हैं। 1/λ क्या होता है, दैट इज द वेव नंबर, ठीक है, दैट इज न्यू बार, इसको हम बोल देते हैं। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू डेल्टा E बाय hc। ये सब हमने अभी तक पढ़ा है। डेल्टा E क्या होता है आपने अभी देखा, डेल्टा E होता है ये एक्सप्रेशन। सो ये पूरी एक्सप्रेशन हम लेके यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 2m पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर E4 बाय h क्यूब बाय c। अब यहाँ पे h क्यूब कहाँ से आ गया, यहाँ तो h है वो आ गया, ये एक्सप्रेशन में ऑलरेडी h स्क्वायर था। सो इट विल बी h क्यूब c 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सो अब ये जो भी एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोजन एटम। सो वेव नंबर इसको हम RH लिख देते हैं,
2m पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4h³/c। अब यहाँ पे ध्यान रखिए z को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ये विद द डिफरेंट एलिमेंट्स ये बदलता रहेगा, और जो एक्सप्रेशन चेंज होते हैं उसको हम कांस्टेंट में इंक्लूड नहीं करते। कांस्टेंट में वही वैल्यूज आती हैं जो कांस्टेंट रहती है विद ऑल द एटम्स। तो RH में 2m पाई स्क्वायर के स्क्वायर E4/h³c ये सभी कांस्टेंट रहते हैं और इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर दी हाइड्रोजन एटम। और इनको जब हम वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के ये वैल्यू आ जाती है जिसको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत यूज होती है 1.09677 इंटू 10⁻⁷। ये यूनिट ज़रूर याद रखिए, मीटर इनवर्स में है। तो अगर आपको आंसर कोई जो भी न्यूमेरिकल आता है उसमें नैनोमीटर में देना है तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइक्रोमीटर में देना है तो उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जिसमें भी आपको आंसर देना है, सेंटीमीटर्स में देना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन करना होगा। सो ये तो हो गई RH की वैल्यू। सो वेव नंबर हमारा क्या निकला, पूरे कांस्टेंट को, जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसको हमने RH लिख दिया। बाकी जो बचा था पूरे एक्सप्रेशन में वो था z² एंड 1/n1² माइनस 1/n2² एंड यूनिट इज मीटर इनवर्स। सो ये हमने निकाल दिया वेव नंबर। यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो वेवलेंथ बिकॉज वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो भी आप निकाल सकते हो इन्हीं एक्सप्रेशन से, जिसको हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम। सो वेरी सिंपल एक्सप्रेशन सेम यूज हो रहे हैं, दैट 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है। R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 109,677.6 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1/2²। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे हमने सेंटीमीटर इनवर्स लिया है। 1/2² माइनस 1/5²। आपको समझ आई ये कहाँ से आया। n1 यहाँ पे क्या है 2 जो लोअर नंबर होता है, एंड n2 क्या है 5, तो वही हमने वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। तो आपका 1/λ क्या आ जाता है, दैट इज 230। आप इसे सॉल्व करके लिख लीजिए 32.3 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो 1/λ है, हम उल्टा करेंगे तो लैम्डा विल कम आउट 4.34 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। So this is the expression we are getting that lambda is equal to इतना। तो हम लैम्डा को अगर नैनोमीटर्स में करेंगे कन्वर्जन में क्या रहेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना नैनोमीटर होता है 10⁻⁷ नैनोमीटर, बिकॉज यहाँ पे हम सेंटीमीटर से नैनोमीटर कर रहे हैं। जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 10⁻⁷ एंड यू विल गेट 434 नैनोमीटर। सो ये हमें लैम्डा मिल गया। सो बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी हमें फ्रिक्वेंसी भी निकालनी है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, हम एक चीज़ निकाल लेते हैं और क्वेश्चन स्किप करके आगे निकलते हैं कि क्वेश्चन हो गया। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, जितनी भी चीज़ें आपको दी हैं वो आपको पूरी निकालनी है। सो इट इज़ बेटर हम यहीं पे लिख लें अगर कि हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है और फिर हमें वेवलेंथ भी निकालनी है। तो वेवलेंथ तो हमने निकाल ली। सो इसके बाद हमें क्या निकालना है, अब हमें फ्रिक्वेंसी निकालना है, यानी न्यू निकालना है। तो न्यू क्या होता है c/λ। c का वैल्यू फिक्स है, c आप लिखेंगे 30 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय लैम्डा विच इज़ 434 नैनोमीटर। सो हमें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी निकालनी है SI यूनिट्स, यानी हम हर्ट्ज में निकालेंगे विच इज सेकेंड इनवर्स। सो वी विल कन्वर्ट नैनोमीटर टू मीटर। मीटर के लिए कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁻9 कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा। ठीक है, वी विल सॉल्व इट एंड व्हाट वी विल गेट दैट इज 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। रिमेंबर दिस, आपका आंसर सेकेंड इनवर्स में आएगा एंड सेकेंड इनवर्स हर्ट्स क्या होता है, हर्ट्स यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का,
defined as 1 cycle per second. The next question is calculate the energy associated with the first orbit of helium. What is the radius of this orbit? यहाँ पे radius निकालना है तो energy हमें पता है that is -13.595 electron volt divided by n square into z square. So ये फॉर्मूला हमने पहले देखा है. It is per एटम. यहाँ पे n क्या है? हीलियम की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, याद देखिए यहाँ पे. सो n है हमारा 1 एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर यानी कि z कितना होता है? दैट इज 2. En यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए E1 क्या होगा? दैट विल बी पुट ऑल द वैल्यूज -13.595 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपका निकलेगा. 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली. सो आपका आंसर निकलेगा -54.380 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. अब हमें क्या निकालना है? हमें रेडियस निकालना है. ठीक है, ये तो हमने एनर्जी निकाल ली जो कि फर्स्ट ऑर्बिट हीलियम आयन के साथ एसोसिएटेड है, वो है ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए. हमें रेडियस भी निकालना है इस ऑर्बिट का. वो फॉर्मूला क्या था? Rn यानी कौन से नंबर का ऑर्बिट है उसका फॉर्मूला होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम में होता है डिवाइडेड बाय Zn स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूलाज एक बार आप ज़रूर रिवाइज करिए. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में इसे देखा है. तो यहाँ पे n जो है दैट इज इक्वल टू 1. ठीक है, n तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं. एंड z भी सेम रहेगा. z क्या होगा? 2 ही है हीलियम आयन के लिए. सो देयरफॉर हम ये सब वैल्यूज पुट करेंगे तो इट विल बी 0.529 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 स्क्वायर. सो आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बी 0.2645 एंगस्ट्रॉम. सो दिस इज द ऑर्बिटल रेडियस, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम आयन. आप एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप पूरे फॉर्मूलाज को लिखें एंड जस्ट रिवाइज इट. वेरी सिंपल है. तो दैट